गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हमारा सेकंड लेक्चर है अकाउंटेंसी में हमने लास्ट क्लास में बेसिक्स पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर के कि हमारी बैलेंस शीट क्या होती है। बैलेंस शीट में आने वाले जितने भी हमारे हेड, सब हेड, मेन हेड होते हैं उसके मीनिंग पढ़े थे। उसमें मैंने आपको अंडरलाइन, आई होप आपने वो सारा वर्क कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा। आज मैं क्वेरी के टाइम चेक करूँगी। देन आज हम सेकंड क्लास में न्यूमेरिकल से स्टडी करेंगे थोड़े से। अगर आपको बैलेंस शीट याद है तो आज के न्यूमेरिकल आप इजीली कर लेंगे। अगर नहीं याद किए तो आज याद कर लीजिए, क्योंकि आज हम क्वेरी क्लास में वही सब डिस्कशन करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर हेड इन द इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल थर्ड। हम जो बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं वो एज पर शेड्यूल थर्ड के अकॉर्डिंग 2013 की बैलेंस शीट हम स्टडी कर रहे हैं। तो उस बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग इक्विटी एंड लायबिलिटी के पार्ट में बैलेंस शीट में मेजर हेड्स क्या क्या आते हैं। तो अगर आपने बैलेंस शीट याद की है तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे कि मेजर हेड्स आते हैं शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। देन इसके अमाउंट लिख के आप टोटल कर देंगे। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है टीएस के लेवल का। देन सेकंड क्वेश्चन है, अंडर विच मेजर हेड विल द फॉलोइंग आइटम विल बी शो। जैसे कि शेयर कैपिटल किस मेजर हेड में आता है, शेयर होल्डर फंड में आता है। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट किस मेजर हेड में आता है, शेयर होल्डर फंड में आता है। अब है लिस्ट यानी 5 आइटम जो शो होते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में। अगर ये पूरा बैलेंस शीट बेस्ड है, अगर आपको बैलेंस शीट याद है तो आपके 3-4 नंबर बोर्ड में कहीं भी नहीं जा सकते, वो आराम से आपको इस चैप्टर में आप कैरी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बट बैलेंस शीट आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। थोड़े से अगर न्यूमेरिकल दे देंगे तो डिजिट होगी इसके आगे, और कुछ नहीं होता, बस वो आपको ऐड करनी होगी, वरना बहुत ईजी चैप्टर है। बस आपको बैलेंस शीट याद करनी है। इसमें 5 आइटम जो रिजर्व एंड सरप्लस में आते हैं। सरप्लस एज पर स्टेटमेंट पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट एक डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। क्रेडिट प्रॉफिट के लिए होता है, डेबिट लॉस के लिए होता है। जनरल रिजर्व, सेकंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये आपके पार्ट हो गए रिजर्व एंड सरप्लस के। फिर आपका आता है नेक्स्ट सब हेड, क्लासीफाई एज द शो ऑफ द लॉन्ग टर्म बोरिंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग में आपके नॉन करंट लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में आपके नेट की, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न में यही सारी चीज़ें नॉन करंट लायबिलिटीज़ में इंक्लूड होती हैं, ये सब आइटम। फिर है नेम द आइटम शो अंडर द लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग में आपके 6 आइटम्स आते हैं, जैसे कि डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक से, अदर्स से, बॉन्ड्स हो गए, पब्लिक डिपॉजिट्स हो गए, अदर लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए। ये सारी चीज़ें आपकी इन्वॉल्व होती हैं। अब है एक न्यूमेरिकल, देख लेते हैं। ये सारे थ्योरिकल बेस्ड क्वेश्चन थे। अब अ कंपनी ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस मीन्स प्रॉफिट की बात हो रही है, सरप्लस बैलेंस इन द स्टेटमेंट प्रॉफिट 1 लाख का। ड्यूरिंग द ईयर इट अर्न द प्रॉफिट 75,000। इट डिसाइडेड टू ट्रांसफ़र 15,000 टू DRR में, ठीक है, डिवेंचर रिडम्पशन डिसमेंट। आल्सो प्रपोज टू पे डिविडेंड 25,000। प्रिपेयर एप्रोप्रिएट शो इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम क्या शो करेंगे, सबसे पहले हम इक्विटी एंड लायबिलिटी का दिखाएंगे। इक्विटी एंड लायबिलिटी में हमारी क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व, जैसे बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, क्योंकि ये हमारा बैलेंस शीट का पार्ट है। फिर हमारा आएगा जो हमने प्रॉफिट अर्न किया है इंक्लूड करके रिजर्व एंड सरप्लस का डाल देंगे, क्योंकि ये भी हमारा बैलेंस शीट का पार्ट है। अब हमारी बात होती है डिसाइडेड कर है DRR में, ये तो इसमें हम कैलकुलेशन दिखानी होगी। तो हम नोट टू द अकाउंट बनाएंगे। रिजर्व एंड सरप्लस की कैलकुलेशन की, हमारा ओपनिंग बैलेंस 1 लाख का था, करंट ईयर का प्रॉफिट 75 हुआ। अब हमने ट्रांसफ़र करा है DRR में, तो हम वो DRR माइनस कर देंगे, तो 1,60,000 आ जाएगा। फिर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के लिए जो हमने DRR में हमने डिवाइड किया है, ट्रांसफ़र किया है, उन सबको बाहर जाके DRR हमारा सेकंड पार्ट में तो ऐड होता है नोट टू द अकाउंट, तो बस वो हमने ऐड करके बाहर वैल्यू शो कर दी उसके। तो ओवरऑल रिजर्व एंड सरप्लस 1,75,000 आ गया। ऐसे भी शो करते हो आप, ऐसे भी शो कर सकते हो कि DRR के वैल्यू। प्रपोज डिविडेंड का हम कुछ नहीं ट्रीटमेंट दिखाएंगे, क्योंकि प्रपोज डिविडेंड 25,000 फॉर द ईयर का है, ठीक है, पूरे साल का है, पिछले साल का कुछ नहीं है इसमें। बैलेंस शीट जो बनती है वो पिछले साल का
पेज बनती है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, कोई ऐसी इसमें प्रॉब्लम इशू है नहीं। अब आती है ऑपरेटिंग साइकिल। मैंने उस समय आपको एक ऑपरेटिंग साइकिल के भी नोट्स भेजे थे। ऑपरेटिंग साइकिल हमारी क्या होती है? ऑपरेटिंग साइकिल हमारा जैसे कि 3 मंथ्स क्वार्टरली बेसिस, 4 मंथ्स हाफ ईयरली, 6 मंथ एंड ईयरली 12 मंथ, ऐसे करके एक साइकिल होती है फुल ईयर की। ठीक है, अब इसमें हमारी ऑपरेटिंग साइकिल में अगर हम बात करें तो करंट एसेट का, अब इसमें ये बताना है हमें। स्टेट द गिव रीज़न वेदर ट्रेड रिसीवेबल एंड क्लासीफाई द करंट एसेट और नॉन करंट एसेट इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। फॉलोइंग केसेस में क्या होगी? अगर जब ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड 10 साल है और एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड आपको 11 मंथ दे रखा है, तो आप उस समय तो रियलाइजेशन पीरियड इज मोर देन द ऑपरेटिंग साइकिल विद इन 12 मंथ फ्रॉम द बैलेंस शीट एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड। ठीक है, 12 महीने का पीरियड होना चाहिए, इसमें 11 मंथ्स कवर हो रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर नेक्स्ट करंट एसेट है, ये भी हमारी देखिए 10 मंथ में हो रही है। जो हमारी 12 मंथ के अंदर हो जाती हैं कैश में एक्सचेंज, वो हमारी करंट एसेट्स होती हैं। ये भी 12 मंथ का टाइम दे रखा है, तो इक्वल टू द 12 मंथ इज द बैलेंस शीट इज मोर देन द पीरियड ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल। अब हमारी बात आती है 13 मंथ्स की, तो ये हमारी क्या हो गई? नॉन करंट एसेट हो गई, क्योंकि जो ज़्यादा टाइम लेती हैं। Expected realization period is more than the operating cycle, then is more than the 12 month from the date of the balance sheet. अब है next, expected realization period is less than the period of operating cycle is more than the period of 12 month from the balance sheet. Expected realization period more than the period of the operating cycle and also the 12 month from the balance sheet. ये हमारी क्या होगी? नॉन करंट एसेट। ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट होते नहीं हैं, अगर ये आपको इजीली हो जाते हैं आप लोग कर लीजिए, वरना ये वाले आइटम क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते। मेनली क्वेश्चन बोर्ड में इस टाइप के पूछे जाते हैं, थ्योरिकल बेस्ड है, आपको थ्योरी की तरह याद करने पड़ेंगे, जिसमें जो एक्सपेक्टेड ईयर है वो देखते हुए आपको करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी ये सभी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। अब 9th क्वेश्चन में भी आपका यही है, जिस अभी मैंने ऊपर समझाया था कि सबसे पहले आपको आइटम्स दे रखे हैं, देन आपको हेड उसमें सर्च करना है, देन सब हेड, देन मेजर हेड। तो ऐसे इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आप एक कॉलम शो बना लेंगे जिसमें आप हेड शो करेंगे, कहाँ कहाँ ये शो होने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें मेंशन करेंगे। अगर आपको कहीं कोई डाउट होता है, क्वेश्चन करके देखिए खुद से आगे वाले, और अगर इसमें कोई डाउट होता है या नहीं समझ में आ रहे हैं, जैसे कि डू लिखा है तो ये मीन्स ये नॉन करंट एसेट्स के रिगार्डिंग है। हाँ, अगर कहीं प्रॉब्लम या क्वेरी होती है तो आप लोग मुझसे क्वेरी क्लास में डिस्कशन कर सकते हैं। बाकी इसमें आपको ये सारे ही क्वेश्चन अच्छे से एक बार रिवाइज़ करिए, 2-3 बार वीडियो देखिए, क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चंस। कुछ ऐसा मेजर कोई ऐसा इशू नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। सिर्फ आपको एक तो बैलेंस शीट याद करनी है, लर्निंग चैप्टर है फुल आपका। अगर फुल इसमें आप अच्छे से लर्निंग कर लेंगे बैलेंस शीट के, तो बहुत सारे न्यूमेरिकल ईजिली यूँ ही सॉल्व हो जाएंगे। थोड़ा सा ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हेड, मेजर हेड, सब हेड्स के होते हैं। 3 नंबर का 4 नंबर का ये कुल चैप्टर है बोल्ड के लिए, अच्छे से कवर अप कर लीजिए। ये बुक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी 20 मार्क्स की तो बोर्ड में पूछी जाती है एंड 20 मार्क्स का इसमें प्रैक्टिकल वर्क होता है। इसलिए इस बुक को लाइटली नहीं लेना, बहुत सीरियसली करके अच्छे से कवर करना है, और स्टेप बाय स्टेप डेली वर्क करते रहेंगे तो आपको ये बुक बहुत अच्छे से कवर भी हो जाएगी। आपका जो सिलेबस है वो 3 अकाउंट्स के बुक्स हैं, वो कम से कम एक बुक आपका 3 to 4 मंथ्स ले लेगी, और एक बुक आपकी बाकी जो हैं वो 3 मंथ्स की हैं। तो इसलिए टाइम बहुत कम है, हैंड टू हैंड पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि आपकी जो ओवरऑल बुक है वो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 मतलब, और फिर 1 महीना हम सैम्पल पेपर के लिए लेंगे। इसलिए आप लोग अकाउंट्स को ये नहीं सोचिए कि कल करेंगे। आज का डेली रिवाइज़ करिए, डेली की डेली प्रैक्टिस करिए,
एक स्कूल की कॉपी बनाइए, उसमें जो मैं स्कूल का वर्क करवा रही हूँ वो करिए, और बाकी एक मैंने आपको एनसीईआरटी उसमें भी थोड़े से सॉल्यूशन सॉल्व करके रखिए, और क्वारी टाइम पे आप लोग मुझसे डिस्कस कर लिया करिए। ओके स्टूडेंट्स।